तो राजभवन बेंगलुरु की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल मौजूद हैं और साथ में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि मामला अदालत में है, मुश्किलें लगातार हैं कि किस तरीके से आप 112 के ज़रूरी आंकड़े को जुटाते हैं या फिर जो 112 का ज़रूरी आंकड़ा है उस आंकड़े में ही किसी तरीके का बदलाव कर देते हैं और उसको कम करते हैं। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा येदियुरप्पा को। लेकिन यहाँ पर इस वक्त ताजपोशी का माहौल है। शपथ ले रहे हैं तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा। और येदियुरप्पा की शुरुआत किस तरीके से होती है राजनीति में, ये भी हम आपको बता दें। 1943 में मांड्या में जन्म हुआ बीएस येदियुरप्पा का 27 फरवरी को, और आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो 75 साल का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से इतर जाकर बीजेपी ने ऐलान किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के चेहरा बीएस येदियुरप्पा होंगे। सवाल इसको लेकर भी है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन बेंगलुरु से, जहां पर येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर येदियुरप्पा आज शपथ ले रहे हैं। 5 साल के कामकाज की उम्मीद, ढेरों वादे किए अपने चुनावी घोषणा पत्र में, किसानों से लेकर युवाओं तक। लेकिन और हमारे साथ तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग साहब हैं, जिनसे हम सवाल कर रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने कोशिशें तो काफ़ी की, लेकिन चलिए एक बार फिर रुख करते हैं बीएस येदियुरप्पा की ताजपोशी की ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. करता है यार।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें येदियुरप्पा की ताजपोशी की। येदियुरप्पा शपथ ले चुके हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर। कर्नाटक में बीजेपी की शुरुआत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो वीएस येदियुरप्पा का नाम है, जो सबसे पहले आता है। 2007 में येदियुरप्पा कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद एक बार फिर अब 2018 कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं बीएस येदियुरप्पा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कर्नाटक के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर समेत कुछ केंद्रीय मंत्री भी। आपको बता देंगे कर्नाटक के शिकारीपुरा सीट से जीत कर आए हैं बीएस येदियुरप्पा। इससे पहले 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में अगर मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो कर्नाटक के नतीजे में नरेंद्र मोदी के चेहरे की किस तरीके की भूमिका है ये साफ जाहिर होती है। चलिए, तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री के तौर पर ये तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो रही है बीएस येदियुरप्पा की, जिसमें एक कार्यकाल का समय बेहद कम रहा कुछ ही दिनों का, लेकिन यहाँ पर ढेरों उम्मीदें हैं और चुनौतियाँ भी। सीधा रुख करेंगे एक बार फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, येदियुरप्पा ने शपथ तो ले ली, लेकिन 112 के नंबर को कैसे छूते हैं, या यूँ कहें कि बहुमत के लिए ज़रूरी आंकड़े को कैसे जुटाते हैं, इसकी चुनौती यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए, कल तक कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट में जब तक जाना है उससे पहले इस बात का पुख्ता इंतजाम रखना होगा कि अगर अगले 72 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे, जो अमूमन आप कई केसेस में देख चुके हैं, चाहे जगदम्बिका पाल हो या फिर झारखंड हो, इस तरह कई केसेस में अगर उसको जो 15 दिन का समय है उसको कर्टेल किया जाता है तो उस वक्त क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल अब बीजेपी के लिए है। क्योंकि 15 दिन का वक्त उनको मुफीद लग रहा था। उनको लग रहा था कि 15 दिन के समय में वो तमाम सत्ता की चमक और ताकत और जिसको मनी पावर कहा जाता है उस सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 दिन का समय बहुत होता है सॉरी, किसी की नर्व को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस समय अनुराग ये दिख नहीं रहा है, मतलब हो सकता है बीजेपी के नेता जिस तरह का आत्मविश्वास शो कर रहे हैं उनके पास वो तरीका हो, लेकिन ये मैजिक नंबर फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि अगर बहुत थिन लाइन मेजॉरिटी चाहिए तब भी आपको कम से कम 15 विधायकों का इंतजाम करना होगा जो अपनी सीट का बलिदान देने की कोशिश करें। हालांकि वो लोग जब 2008 का उदाहरण देते हैं तो उसमें ये समझना होगा कि उसमें 6 निर्दलीय विधायक थे। 6 निर्दलीय में से 5 का विधायक 110 बीजेपी के थे। 110 के बाद एक लंबा स्पैन रहा जिसमें 7 से 8, 10 इस तरह से जेडीएस और कांग्रेस के विधायक तोड़े गए, लेकिन वो एक लंबा समय था। उस वक्त उनके पास 110 थे और 6 इंडिपेंडेंट विधायकों का इस्तेमाल। इस बार इंडिपेंडेंट विधायक 2 हैं, जिसमें से पहले ही कांग्रेस कैप्चर कर चुकी थी एक को, और उसके बाद अभी भी वो उनके साथ माना जा रहा है कि अभी हैं। इसीलिए ये बड़ा अनुराग एक पजल की तरह है, इसको हल करते हैं तो ये बीजेपी की एक बड़ी रणनीतिक विजय होगी